मैं भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण 2010-11 के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार का 2010-11 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। 2009 में जब हमने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था फरवरी में और नियमित बजट जुलाई में प्रस्तुत किया था इस उच्च सदन में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बहुत बड़ा संकट था। विकास दर में गिरावट देखने को मिला था। उच्च विकास दर को हासिल करने की क्षमता खतरे में थी और क्योंकि पूरे विकसित देशों में आर्थिक विकास दर में गिरावट आ गई थी, इसका यह परिणाम था। यह हमें साफ नहीं था, जैसा कि अन्य देशों के नीति नियंताओं के समक्ष स्थिति साफ नहीं थी कि कैसे यह स्थिति क्या रूप लेगी आने वाले समय में और विकास दर क्या होगा। हमें भी पता नहीं था कि हमारा विकास दर क्या होगा, आगे आने वाली स्थिति क्या होगी। लेकिन हमने अपनी अर्थव्यवस्था में काया पलट लाया और जो वैश्विक संकट था उससे हमने निपटने की कोशिश किया और सर्वानुमति यह हुई कि 2009 में यह संकट जो है उससे हम जूझ लेंगे, उसका सामना कर लेंगे। बाद में दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता की वजह से भी समस्या उत्पन्न हुई थी और उत्पादन को लेकर के भी चिंता हुई थी। खाद्यान्न के उत्पादन को लेकर के। आज जो स्थिति है उसके मुताबिक मैं कहूंगा कि आपके समक्ष मैं खड़ा हूं तो आत्मविश्वास के साथ जो संकट हमारे माथे पे आया था, हमारे सिर पे आया था, उस संकट को हमने झेल लिया है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था स्वस्थ है, अच्छी स्थिति में है। ये इसका मतलब यह नहीं है कि आज जो चुनौतियां हमारे समक्ष हैं वे खत्म हो गई हैं। जो चुनौतियां थीं 9 महीना पहले, इसका मतलब यह नहीं कि चुनौतियां आज खत्म हो गई हैं। यूपीए की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, के प्रधानमंत्रित्व में यह सरकार वापस सत्ता में आई। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले बजटीय भाषण में हमने जो उपलब्धियां हासिल की थी उसका उल्लेख करना चाहूंगा। वे आज भी हमारे सामने पहली चुनौती 9% के उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के रास्ते पर तेजी से लौटने और फिर दोहरे अंक के वृद्धि अवरोध को पार करने हेतु साधनों को पाने की है। इसके लिए विगत कुछ महीनों में देखी गई वृद्धि में प्रभावशाली सुधार को नई गति प्रदान करने की आवश्यकता है। आगामी महीनों में सुधार की इस प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने के इस प्रयास में मैं इंद्रदेव की सहायता का आह्वान करता हूं। महोदय, विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना करने और बनने की वह हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। अतः दूसरी चुनौती विकास को अधिक समावेशी बनाने में हालिया उपलब्धियों के समेकन हेतु आर्थिक वृद्धि को सही ढंग से काम में लाने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को और बढ़ाना होगा जिससे एक निश्चित समय सीमा में वांछित उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। हमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना होगा, शिक्षा के अवसर बढ़ाने होंगे और परिवार स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी होगी। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता है और हमें ये संसाधन ढूंढने होंगे। महोदय, तीसरी चुनौती प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, संरचनाओं और संस्थाओं में कमजोरियों से संबंधित है। वास्तव में आने वाले वर्षों में यदि कोई कारक हमें एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता को साकार करने में बाधक हो सकता है तो वह हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों की अड़चन है। इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर अनेक पहल की गई हैं। उनमें से कुछ उन क्षेत्रों में सरकारी कामकाज के तौर तरीकों में सुधार लाने में कारगर रहे हैं, परंतु इस मोर्चे पर कामयाबी की संतुष्टि होने से पूर्व हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अध्यक्ष महोदया, केंद्रीय बजट सरकारी लेखा जोखा की महज एक घोषणा नहीं हो सकती है। इसमें सरकार की दूरदृष्टि और भावी नीतियां परिलक्षित होती हैं।
विकास और आर्थिक सुधारों के चलते आर्थिक क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु अब गैर सरकारी संगठनों की ओर हो गया है और इससे एक सामर्थ्यकारी के रूप में सरकार की भूमिका पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। एक समर्थ सरकार अपने नागरिकों की जरूरत की प्रत्येक चीज सीधे तौर पर वितरित करने का प्रयास नहीं करती है। वास्तव में एक ऐसी सशक्त व्यवस्था तैयार करती है जिससे वैयक्तिक उद्यमशीलता और सृजनशीलता फले फूले। सरकार समाज के लाभ वंचित वर्गों की मदद करने और सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करती है। बजट की यही आम अवधारणा आज मेरे भाषण का आधार है। मैं अब अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त सिंहावलोकन प्रस्तुत करके आरंभ करूंगा। अध्यक्ष महोदया, कल मैंने सभा पटल पर आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की थी। इसमें पिछले 12 महीनों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। मैं केवल कुछ प्रमुख बातें बताना चाहता हूं जो इस बजट की पृष्ठभूमि बनी हैं। वित्त वर्ष 2009-10 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा। 2008-9 की दूसरी छमाही में उल्लेखनीय गिरावट से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पिछले 3 वर्षों में 9% से अधिक की औसत वृद्धि से गिरकर 6.7% हो गई थी। हम विश्व के पहले कुछ देशों में थे जिन्होंने वैश्विक मंदी के नकारात्मक परिणामों से निपटने के लिए व्यापक नीतिगत पैकेज पर अमल किया। इसमें उदार मौद्रिक नीतिगत सहायता के साथ साथ प्रचुर राजकोषीय विस्तार शामिल था। इन नीतिगत उपायों की कारगरता त्वरित सुधार से स्पष्ट हुई है। अर्थव्यवस्था में 2009-10 की पहली तिमाही में ही स्थिरता आने लगी थी, जब इसने गत वर्ष की चौथी तिमाही में दर्ज की गई 5.8% की तुलना में 6.1% की सघन वृद्धि दर्ज की गई थी। दूसरी तिमाही में इसमें बहुत मजबूती आई और वृद्धि दर बढ़कर 7.9% हो गई। अग्रिम अनुमानों में 2009-10 की संभावित वृद्धि 7.2% आंकी गई है। इससे वास्तव में हमारा नीतिगत दृष्टिकोण सही साबित हुआ है। 2009-10 की तीसरी और चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के उपलब्ध होने पर अंतिम आंकड़े इससे भी बेहतर हो सकते हैं। यह बहाली बहुत उत्साहवर्धक है क्योंकि यह किसी क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि के बावजूद हासिल हुई है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विनिर्माण क्षेत्र में फिर से आई तेजी का परिणाम है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में इस सेक्टर के उदय का द्योतक है। दिसंबर 2009 में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 18.5% रही। यह विगत 2 दशकों में सर्वाधिक है। पण्य निर्यातों में भी लगातार लगभग 12 माह की गिरावट के बाद नवंबर और दिसंबर 2009 में सकारात्मक वृद्धि के चलते बदलाव के संकेत हैं। जनवरी के निर्यात संबंधी आंकड़े उत्साहवर्धक हैं। आशा है कि भारी मात्रा में निजी निवेश अब 9% वार्षिक की वृद्धि बनाए रखने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। मुझे आशा है कि कुछ भाग्य का साथ मिलने पर निकट भविष्य में 10% का आंकड़ा पार किया जा सकता है। वर्ष 2009-10 की दूसरी छमाही के दौरान एक प्रमुख चिंता 2 अंकों में खाद्य मुद्रास्फीति का होना रहा है। 2008 में वित्तीय संकट से पूर्व वस्तुओं के मूल्य में आई वैश्विक तेजी के समय से खाद्य मूल्यों में बढ़ोतरी होने लगी थी, परंतु यह आशा थी कि जून 2009 से आरंभ होने वाले कृषि मौसम से खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। तथापि देश के बड़े भूभाग में अनिश्चित मानसून और सूखे जैसी स्थितियों से कुछ अनिवार्य वस्तुओं की आर्थिक आपूर्ति संबंधी अड़चनें पैदा हो गई। इससे मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाएं व्याप्त हो गईं। दिसंबर 2009 से ऐसे संकेत मिले हैं कि ईंधन उत्पादों के मूल्यों में क्रमिक बढ़ोतरी के साथ साथ खाद्य पदार्थों के इन उच्च मूल्यों का असर अन्य खाद्य भिन्न वस्तुओं के मूल्यों में बढ़त के रूप में हो रहा है। जनवरी के मुद्रास्फीति के आंकड़े इस रुझान की पुष्टि करते जान पड़ते। सरकार इस स्थिति के प्रति पूरी तरह सचेत है
और उसने राज्यों के प्रमुख मंत्रियों के सलाह मशविरे से अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों से अगले कुछ महीनों में मुद्रास्फीति नीचे आ सकेगी और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि देश में खाद्य सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन है। अध्यक्ष महोदया, एक जटिल अर्थव्यवस्था का प्रबंधन एक कठिन कार्य है, विशेषकर तब जब यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। फिर भी हमें उपाय तलाशने होंगे और इन उपायों को सही समय पर करना होगा। वैश्विक मंदी के प्रभावों से सफलतापूर्वक उबरने के बाद हमें विकास में पुनः आई तेजी को आगे बढ़ाने और मध्यावधि में इसे बनाए रखने हेतु देश के एक बृहत आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमें अर्थव्यवस्था को प्रदान किए गए प्रोत्साहन उपायों की समीक्षा करने और संकट पूर्व के 5 वर्ष की अवधि में पर्याप्त वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाले राजकोषीय समीकरण के तरजीही रास्ते पर बढ़ने की आवश्यकता है। हमें विकास के आधार को अधिक व्यापक बनाना और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपूर्ति, मांग और संतुलनों का प्रबंधन बेहतर ढंग से हो। घरेलू मांग को बढ़ाने में वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की सफलता का पता इसकी संरचना से लगाया जा सकता है। सरकार का दृष्टिकोण और प्रत्यक्ष करों में कटौतियां करके और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तथा ग्रामीण अवसंरचना जैसे कार्यक्रमों पर सरकारी व्यय बढ़ाकर लोगों के हाथों में खर्च योग्य आमदनी बढ़ाने का था। अब जबकि स्थिति में सुधार होने लगा है, सरकारी खर्चों की समीक्षा करने और संसाधन जुटाने और उन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने में लगाने की आवश्यकता है। वर्ष 2010-11 की राजकोषीय नीति बनाने में मैंने 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्य किया है। इसने पिछले 2 वर्षों के प्रोत्साहनकारी राजकोषीय दृष्टिकोण से संतुलित निकासी की नीति की सिफारिश की है। आयोग ने 2014-15 तक केंद्र राज्यों के कुल ऋण की अधिकतम सीमा सकल घरेलू उत्पाद के 68% पर करने की सिफारिश की है। राजकोषीय समकेन प्रक्रिया के भाग के रूप में यह पहली बार होगा कि सरकार घरेलू सरकारी ऋण अनुपात में एक सुस्पष्ट कटौती का लक्ष्य तय करेगी। मेरा 6 माह के भीतर एक प्रायश्चित पत्र लाने का इरादा है। इसमें स्थिति का विस्तृत विश्लेषण और समग्र सरकारी ऋण को कम करने का खाका दिया जाएगा। इसके बाद इस विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष महोदया, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एक सरल कर प्रणाली बनाने की प्रक्रिया पूरी होने को है। इस प्रणाली में अपवाद न्यूनतम होंगे और स्वैच्छिक कर अनुपालन संवर्धित करने के उद्देश्य से निम्न दरें होंगी। प्रत्यक्ष कर संहिता के संबंध में हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सरकार 1 अप्रैल 2011 से प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने की स्थिति में होगी। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में हम इसकी संरचना पर एक व्यापक सहमति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। नवंबर 2009 में राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी पहला परिचर्चा पत्र आम जनता की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया। 13वें वित्त आयोग ने भी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जिनसे इस बारे में चल रहे विचार विमर्शों में सहायता मिलेगी। हम वस्तु एवं सेवा कर की संरचना तथा इसके शीघ्र कार्यान्वयन के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए सशक्त समिति के साथ सक्रियता पूर्वक जुटे हैं। मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि अप्रैल 2011 में प्रत्यक्ष कर संहिता के साथ साथ वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया जाएगा। 2009-10 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की संपत्ति और समृद्धि में भागीदारी के लिए सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए जनता को आमंत्रित किया था। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी, एनटीपीसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में स्वामित्व को व्यापक आधार प्रदान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और सतलुज जल विद्युत निगम में प्रक्रिया चल रही है। सरकार मौजूदा वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस प्रक्रिया के जरिए मेरा 2010-11 के दौरान इससे अधिक राशि जुटाने का प्रस्ताव है। इन प्राप्तियों का उपयोग नई आस्तियां सृजित करने हेतु सामाजिक क्षेत्र की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाएगा। केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों के सूचीयन से सभी हितधारकों, सरकार, कंपनी और शेयर धारकों के हितों में बढ़ोतरी की संभावना के अतिरिक्त
कारपोरेट प्रशासन में सुधार होता है। अक्टूबर 2004 के बाद से सूचीबद्ध 5 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अंकित मूल्य 78,841 करोड़ रुपए से 3.8 गुना बढ़कर 2,98,929 करोड़ रुपए हो गया है। सरकारी अध्यक्ष महोदया, सरकारी व्यय को सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप लाकर इसका प्रभावी प्रबंधन राजकोषीय समेकन प्रक्रिया का भाग है। इसके लिए सब्सिडियों को समुचित रूप से लक्षित करने और व्यय समायोजन की आवश्यकता है। मैंने 2009 के अपने बजट भाषण में उर्वरक सेक्टर के लिए सरकार के आशय की घोषणा की थी। सरकार द्वारा उसके बाद उर्वरक सेक्टर के लिए एक पोषण आधारित सब्सिडी नीति मंजूर की गई है और यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगी। आशा है कि इस नीति से नए पुष्ट उत्पादों के जरिए संतुलित उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और इस नीति का फोकस उर्वरक उद्योग द्वारा विस्तार सेवाओं पर होगा। इससे कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और परिणाम स्वरूप किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। इससे जो है सब्सिडी बिल में कमी होने के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी की मांग में स्थिरता में कमी आएगी। सरकार इस बात का सुनिश्चय करेगी कि संक्रमण वर्ष 2010-2011 में पोषक आधारित उर्वरक मूल्य इस समय मौजूद अधिकतम खुदरा मूल्यों के आसपास बने रहेंगे। इस नई प्रणाली से किसानों को सीधे सब्सिडी देने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी प्रकार से पिछले बजट में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य तथा टिकाऊ प्रणाली पर सरकार को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने की घोषणा की गई थी और श्री किरीट पारिक की अध्यक्षता में गठित समूह ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इन सिफारिशों पर निर्णय मेरे सहयोगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा यथासमय लिया जाएगा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने पिछले वर्ष के बजट दस्तावेजों के भाग के रूप में न केवल राजकोषीय रोडमैप का पालन किया बल्कि इसमें सुधार भी किए। वर्ष 2008-2009 की देयताओं की पूर्ति करने के सिवाय हमने तेल तथा खाद बांड जारी नहीं किए। जब मैं कुछ समय बाद बजट अनुमानों का उल्लेख करूंगा तब मैं इन ऋण पत्रों की संख्या के बारे में बताऊंगा। निवेश माहौल में सुधार। इस वर्ष अध्यक्ष महोदया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अंतर्प्रवाह वैश्विक पूंजी प्रवाहों में गिरावट के बावजूद निरंतर बना रहा है। भारत में अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान 20.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI इक्विटी अंतर्वाह प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना के दौरान यह 21.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ था। सरकार ने FDI व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि यह विदेशी निवेशकों की समझ में आसानी से आ जाए। पहली बार स्वामित्व तथा नियंत्रण को FDI नीति के मुख्य भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई तथा भारतीय कंपनियों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकलन की पत्ती को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। डाउनस्ट्रीम निवेश संबंधी एक ठोस नीति भी तैयार की गई है। मूल्य निर्धारण और प्रौद्योगिकी अंतरण शुल्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम का भुगतान और रॉयल्टी भुगतानों के पूर्णतः उदारीकरण संबंधी एक अन्य पहल रही है। इन भुगतानों को अब स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत किया जा सकता है। सरकार की मंशा FDI की नीति को पहले के सभी विनियमों तथा दिशा निर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज में समेकित करके प्रयोक्ता के अनुकूल भी बनाना है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए हमारी जो FDI की नीति है उसकी स्पष्टता और पूर्व अनुमेयता बढ़ जाएगी। वर्ष 2008 और 9 के वित्तीय संकट से संपूर्ण विश्व में बैंकिंग तथा वित्तीय बाजारों की संरचना में मूलभूत अंतर आया है। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा सांस्थानिक रूप देने की दृष्टि से सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की स्थापना करने का निर्णय किया है। विनियामकों की स्वायत्तता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह परिषद बड़े पैमाने पर वित्तीय एकीकरण की कार्यप्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के वृहद विवेक सम्मत पर्यवेक्षण को मॉनिटर करेगी, इसकी निगरानी करेगी और अंतर विनियामक समन्वय संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी। यह परिषद वित्तीय बोधगम्यता तथा वित्तीय समावेशन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगी।
भारतीय बैंकिंग प्रणाली इस समय संकट से अछूती रही। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बैंकिंग प्रणाली का आकार और सुवेग्यता में आगे बढ़े ताकि आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसके अतिरिक्त बैंकों के भौगोलिक कवरेज को विस्तार देने तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के भागीदारों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे भारतीय रिजर्व बैंक के पात्रता मानदंडों की पूर्ति करें। पब्लिक सेक्टर के बैंकों का पूंजीकरण वर्ष 2008-9 के दौरान सरकार ने 4 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी से जोखिम भारित आस्ती अनुपात का वहनीय स्तर बनाए रखने के लिए टियर 1 कैपिटल के तौर पर 1900 करोड़ रुपए डाले। 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अब डाली जा रही है। वर्ष 2010-2011 के लिए मैं 16,500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक 31 मार्च 2011 तक न्यूनतम 8% टियर 1 कैपिटल प्राप्त कर सकेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन बैंकों की पूंजी की साझेदारी केंद्र सरकार प्रायोजित बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इन बैंकों का अंतिम पूंजीकरण 2006-2007 में हुआ था। मैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने हेतु और पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं ताकि उनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वर्धित ऋण प्रदान करने के लिए पर्याप्त पूंजी का आधार हो। देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा विनिमय सुधार समग्र निवेश माहौल बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने संसद में कंपनी विधेयक 2009 प्रस्तुत किया है। यह मौजूदा कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लेगा। यह प्रस्तावित नया विधेयक बदलते कारोबारी माहौल के परिप्रेक्ष्य में कॉरपोरेट क्षेत्र में विनियम से संबंध मुद्दों का समाधान करेगा। सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में निर्यात हेतु 31 मार्च 2010 तक लदान पूर्व निर्यात ऋण पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। मैं इस 2% की ब्याज आर्थिक सहायता को 1 वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा तथा लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने बड़ी मात्रा में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित किया है। 2009-2010 की पहली 3 तिमाहियों में सेज से प्राप्त निर्यात ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 127% की वृद्धि दर्ज की। सरकार सेज का निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि निवेश आकृष्ट हो और निर्यात तथा रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। इसी प्रकार से कृषि क्षेत्र समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने, अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण आय को बढ़ाने तथा खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के हमारे संकल्प का केंद्र बिंदु है। इस क्षेत्र में विकास की गति आगे बढ़ाने हेतु सरकार का इरादा चतुर्थ स्तरीय कार्य योजना का अनुसरण करने का है, जिसमें एक कृषि उत्पादन, दूसरा उत्पादन की बर्बादी में कमी, तीसरा किसानों को ऋण में सहायता और चौथे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर देना शामिल है। कार्य योजना का पहला घटक ग्राम सभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से हरित क्रांति का विस्तार देश के पूर्वी क्षेत्र में करना है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा शामिल है। वर्ष 2010-11 के लिए मैं इस पहल हेतु 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। गणतंत्र के 60वें वर्ष में 2010-2011 के दौरान वर्षा पोषित क्षेत्रों में 60,000 दलहन और तेल बीज ग्रामों को आयोजित करने और जल संचयन, जल संभर प्रबंधन तथा मृदा स्थिति के लिए एकीकृत तंत्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि शुष्क भू कृषि क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। मैं इस परियोजनार्थ 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। यह प्रोत्साहन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक अभिन्न भाग होगा। संरक्षित कृषि, जिसमें मृदा स्थिति, जल संरक्षण तथा जैव विविधता के परिरक्षण में एक साथ ध्यान देना शामिल है, के माध्यम से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में पहले से
प्राप्त लाभों को कायम रखा जाएगा। मैं इस जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु 200 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। कार्य योजना का दूसरा घटक देश में भंडारण में बड़ी मात्रा में बर्बादी को कम से कम करने तथा मौजूदा खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के परिचालन से संबंध है। इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उनको उद्धृत करता हूं, हमें बेहतर प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है और इसलिए खुदरा व्यापार को खोलने के लिए ठोस दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण समाप्त। इससे खेत स्तरीय कीमतों, थोक मूल्य कीमतों तथा खुदरा कीमतों के बीच व्याप्त भारी अंतर को पाटने में सहायता मिलेगी। भारतीय खाद्य निगम के पास भंडारण क्षमता की भारी कमी के कारण बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे गए अनाज की बर्बादी होती है। भंडारण क्षमता में यह घाटा निजी क्षेत्र की भागीदारी से मौजूद योजना के जरिए पूरा किया जाता है, जहां भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों से 5 वर्ष की गारंटी अवधि हेतु गोदाम किराए पर लेता रहा है। इस अवधि को अब बढ़ाकर 7 वर्ष किया जा रहा है। कार्य योजना का तीसरा घटक किसानों की ऋण उपलब्धता में सुधार करने से संबद्ध है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि बैंक पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को लगातार पूरा करते रहे हैं। वर्ष 2010-2011 हेतु यह लक्ष्य मौजूदा वर्ष में 3,25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,75,000 करोड़ रुपए किया गया है। किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना यूपीए सरकार की एक मुख्य पहल थी। देश के कुछ राज्यों में हाल ही के सूखे, कुछ अन्य भागों में आई भयंकर बाढ़ को देखते हुए मैं किसानों द्वारा लिए गए ऋण की वापसी अदायगी अवधि को 31 दिसंबर 2009 से 30 जून 2010 तक 6 माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। पिछले बजट में मैंने अल्पावधि फसल ऋणों की समय अनुसूची के अनुसार अदायगी करने वाले किसानों हेतु प्रोत्साहन स्वरूप 1% अतिरिक्त ब्याज आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी। मैं 2010-2011 में इस आर्थिक सहायता को फसल ऋणों की समय पर अदायगी करने वाले किसानों हेतु 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार से ऐसे किसानों हेतु ब्याज की प्रभावी दर प्रति वर्ष 5% होगी। बजट में इस विषय में आवश्यक प्रावधान कर दिए गए हैं। कार्य योजना के चौथे घटक का उद्देश्य अति आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना है। पहले से स्थापित 10 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं के अतिरिक्त सरकार ने ऐसे 5 और पार्कों की स्थापना करने का फैसला लिया है। बाजार योजना के लिए कृषि के भाग के रूप में विदेशी वाणिज्यिक उधार अब से कोल्ड स्टोरेज अथवा कोल्ड रूम सुविधा हेतु उपलब्ध होंगे, जिनमें कृषि तथा संबद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों और मांस के परिरक्षण तथा भंडारण हेतु फार्म लेवल सी प्री कूलिंग सुविधा प्राप्त होगा। ईसीबी नीति के अंतर्गत आधारभूत संरचना की परिभाषा में परिवर्तन किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आधारभूत संरचना की मैं बात करता हूं। आर्थिक विकास को बनाए रखने हेतु सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा रेलवे जैसे उच्च गुणवत्ता वाले वास्तविक आधारभूत संरचना का त्वरित विकास अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में नीतिगत अंतरालों का समाधान करते समय मैं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के उन्नयन पर यथावत जोर देने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2010-11 के बजट में मैंने देश में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 1,73,552 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो कुल आयोजना आवंटन का 46% से अधिक है। सड़क क्षेत्र में स्पष्ट सुधार दिखाई दे, इस हेतु सरकार ने प्रतिदिन 20 किलोमीटर की गति से राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है। क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु नीतिगत ढांचे में विशेष रूप से सरकारी निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी के जरिए क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में परिवर्तन किए गए हैं। वर्ष 2010-11 हेतु मैं सड़क परिवहन हेतु इस आवंटन को 17,520 करोड़ रुपए से 13% से अधिक बढ़ाकर 19,894 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।
माननीय सदस्य रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु अपेक्षित बड़ी मात्रा में निवेश के संबंध में रेल मंत्री के विचारों से पहले से ही अवगत हैं। मैंने बजट 2010-11 में रेलवे की सहायता हेतु 16,752 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष